तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, देखते हैं आगे वाला कॉन्सेप्ट क्या है। एक कोशिका जो है, उस कोशिका के पास में अपने कुछ ऑर्गन्स हैं जिनको आप कोशिकांग कहोगे। उन कोशिकांग की मैं अगर बात करूं तो 1 बाय 1 अपन बोर्ड पे लिखेंगे कि कौन कौन सा कोशिकांग होता है जो कोशिका के अंदर काम करता है। देखो बेटा, आपने जनरली जो बात की होगी वो कोशिका के 3 भागों की बात की होगी। मैं जैसे तुम लोगों को बता रहा था कि कोशिका से स्टार्ट करेंगे तो हम 3 भाग की बात करेंगे। 3 भाग कौन कौन से हैं देखना एक बार। हमने कहा कि सर हमारे पास में एक कोशिका है, उस कोशिका के पास में क्या क्या चीजें हो सकती है उसकी बात करते हैं। कोशिका के पास में अपनी एक भित्ति होगी। जैसे किसी भी रूम की अगर मैं बात करूं तो उसकी कुछ दीवारें होती हैं, उसकी हदें बनाई जाती है। उस हद के अंदर सारी चीजें अपन इकट्ठी कर सकते हैं या कलेक्ट कर सकते हैं। हमने कहा कि सर इसकी हद जो है, हद की बात की जाए तो इस हद को डिनोट करने के लिए, इस हद को बनाने के लिए हमने कहा कि सर ये कोशिका भित्ति भी हो सकती है, या मैं इसको कह सकता हूं कोशिका, पहले तो अपन यही लिखेंगे कोशिका झिल्ली है, उसके ऊपर भित्ति बनेगी, वो सब चीजें अलग है। कोशिका झिल्ली लिख देते हैं अपन। कुछ में सेल वॉल भी होती है, उसकी भी बात करेंगे, कैसे होती है, क्यों होती है, किस पर्पज से होती है, उन सब चीजों की बात करेंगे अगली बात। कोशिका झिल्ली है, इसके केंद्र में तुम्हारे पास में न्यूक्लियस होगा, केंद्रक होगा, केंद्रक और ये कोशिका झिल्ली के मध्य तुम्हारे पास में कोशिका द्रव होगा। यानी तुम इसे कह सकते हो कि सर ये साइटोप्लाज्म है। मास्टर क्या है ये? साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में जितने भी जो कोशिका के अंग होंगे वो सारे के सारे डूबे हुए होंगे। या ये मान लो कि साइटोप्लाज्म एक ऐसा लिक्विड है जहां पे सारे के सारे जितने भी जो कोशिकांग हैं वो सारे के सारे उपस्थित होते हैं। कौन कौन से हैं कोशिकांग, उनकी बात करते हैं। मैं अगर कोशिकांग की बात करूं तो कौन कौन से उपस्थित हैं उसकी बात करते हैं। देखो एक बार, आपने कहा कि सर कोशिकांग कौन कौन से हैं, तो हम ये कहेंगे कि सर कोशिकांग के अंदर हमारे पास, अगर बाहर से अंदर की तरफ देखें तो हम ये कहेंगे कि कोशिका भित्ति झिल्ली वाला पार्ट भी रहेगा। हम सबकी स्टडी करेंगे। हमने लिखा कि कोशिका झिल्ली मास्टर। दूसरे की बात करूं मास्टर, अंतःप्रद्रवी जालिका भी होती है। तीसरी बात करूं मास्टर, रिक्तिका भी होगी, वैक्यूल जिसे बोलते हैं। चौथी बात करूं मास्टर, गोल्जी बॉडी भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी होगा, जिसे आप सूत्रकणिका कहते हो। बेटा क्या कहोगे? सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा आपके पास में हरित लवक भी होगा। इसके अलावा आपके पास में केंद्रक भी है। इसके अलावा आपके पास में राइबोसोम भी है। ऐसे बहुत सारे हैं ऑर्गन। तारकाय, तारक केंद्र, लयनकाय। बेटा और भी अंग है, सूक्ष्म बॉडीज है। ठीक है, हम गुणसूत्र को भी अपन ये मान लेंगे कि इसी के अंदर होगा या इस केंद्रक के अंदर होता है, तो भी आप मान सकते हो कि गुणसूत्र का भी एक शेप और आकृति होगी। केंद्रक है, सिलिएटेड भी होती है, संरचना है, तो इसकी सारी चीजें वहां उपस्थित होगी। हम ये कहेंगे कि सर आपका जो 11th क्लास है बेटा, और मैं अगर एनसीईआरटी की बात करूं, क्योंकि हम जो भी पढ़ेंगे वो एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। मैं अगर एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी के अंदर 11th क्लास का जितना भी जो सिलेबस है उसके अंदर कुछ कोशिकांग दिए हुए हैं जिनके मैंने कुछ नाम लिखे हैं, और आने वाली क्लासों में हम कहीं ना कहीं उनके बारे में कुछ या थोड़ा बहुत या किताब से ज्यादा भी, मैं कोशिश करूंगा किताब तक बताने की, लेकिन किताब से ज्यादा भी हुआ तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। रिलेशन पढ़ेंगे, किससे किसका रिलेशन है, क्यों रिलेशन है, और उससे बनने वाले प्रोडक्ट को वो अगले वाला कैसे काम में लेता है ताकि वो पूर्णतया एक बॉडी का फॉर्म कर सके। उन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे।
आपको याद क्या रखना है, जेनेटिक मटेरियल जहां से नई कोशिका का निर्माण होगा, मैं या यूं कहूं कि इस कोशिका से एक नई कोशिका का निर्माण होना है, तो हमें मां बाप से जो मिलेगा वो मिलेगा जेनेटिक मटेरियल। और वो आपकी किताबों ने लिखा है डीएनए होता है, मानता हूं मैं इस चीज को, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि वो डीएनए या आरएनए दोनों में से कुछ भी हो सकता है। वो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, दोनों जेनेटिक मटेरियल है। अब डिपेंड करेगा कि कौन किस में है। अगर मैं ह्यूमन बीइंग की बात करूं तो जेनेटिक मटेरियल की अगर बात की जाए तो जेनेटिक मटेरियल को हमने डीएनए माना है, बट वहीं अगर प्लांट की बात की जाए तो वहां जेनेटिक मटेरियल कुछ में आरएनए भी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जेनेटिक मटेरियल केवल डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए दोनों होता है। क्या होता है, क्यों होता है, किसने खोजा था, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे अपन, एक रिलेशन के बाद में पढ़ेंगे। हमने कहा कि ये केंद्रक है, ये जेनेटिक मटेरियल है और डीएनए या आरएनए होगा, इसके पास में केंद्रक होगा और केंद्रक के पास में हमारी जो जितनी भी आनुवंशिक सूचनाएं जो माँ बाप से हमें मिलने वाली है वो सारी की सारी कैद होगी, जिससे एक नई कोशिका का निर्माण होगा। मतलब ये है कि इस कोशिका के पूरे कंट्रीब्यूशन में अगर जेनेटिक मटेरियल आगे ट्रांसफर हो रहा है तो वो नई कोशिकाओं के फॉर्म को जनरेट करेगा और एक नई कोशिकाओं का सिस्टम बनेगा, जिससे एक नए जीव की उत्पत्ति होगी। जीव की उत्पत्ति का जो रीजन है वो भी पढ़ेंगे। तो हमने कहा कि सर हम कोशिकांग की बात कर रहे थे और कोशिकांग में बहुत सारे कोशिकांग हैं, जैसे कोशिका झिल्ली, इसके बाहर कुछ प्लांट्स में, अगर मैं प्लांट्स है कुछ एनिमल्स है उन सब की बात करूं तो कोशिका भित्ति भी होती है, कवक है उसमें कोशिका भित्ति भी है, लेकिन उसके लिए हम कहेंगे कि सर वो काइटिन की बनी हुई है। प्लांट है उनके अंदर सेलुलोज की बनी हुई है। तो हम सब चीज़ों के बारे में अलग 1 बाई 1 स्टडी करेंगे। मेरा आपको अभी बताने का मकसद सिर्फ इतना सा है ताकि आप जब दोबारा पढ़ो तो वो आपको ये रहे कि हाँ सर कहीं ना कहीं हमने इसको सुना है, ये हमें थोड़ा बहुत तो याद है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। कोशिका झिल्ली है, अंतःप्रदर्भी जालिका है, रिक्तिका है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, हरित लवक, केंद्रक है, राइबोसोम है, तारक है और अल्टीमेट बात करूं लयन काय की, जिसको लाइसोसोम कहेंगे, जो कि आत्मघाती थैलियों की कैटेगरी में आता है। सब चीजों के बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। हमने ये कहा है कि सर इन ऑर्गन्स में कुछ के पास में अपनी कुछ झिल्लियां होती हैं और कुछ के पास में अपनी झिल्लियां नहीं होती, कुछ में भी थोड़े बहुत जिनके पास में झिल्ली नहीं होती। मैं आपको एक नाम याद करने के लिए दे देता हूं आज कि एक ऐसा नाम जिसे आप राइबोसोम कहते हो वो झिल्ली रहित कोशिकांग है। ये आपको याद रखना है कि झिल्ली उस पर उपस्थित नहीं होती, और अगर झिल्ली उपस्थित नहीं है तो इसका मतलब वो झिल्ली रहित कोशिकांग की कैटेगरी में आएगा। हम इसके बाद एक चार्ट बना लेंगे जिसके अंदर झिल्ली रहित कोशिकांग कौन से हैं और झिल्ली सहित कोशिकांग कौन से हैं, उन सब के बारे में 1 बाई 1 लिखा हुआ होगा। ठीक है, ये देखिए हमने आज जितनी भी जो बेसिक बातें की हैं बेटा, उन सब चीजों का मेरा मकसद है कि आज से तुम्हारी क्लासें स्टार्ट होना, ताकि आने वाले समय में जब तुम्हारी क्लासें कंटिन्यू रहे तो हम एक सब्जेक्ट को, एक टॉपिक को प्रॉपर वे में पूरा पढ़ सकें। मैं आपको रोज शाम को मिलूंगा, लाइव क्लास में नहीं तो रिकॉर्डेड क्लास में मिलूंगा, और रिकॉर्डेड क्लास में नहीं तो लाइव क्लास में जरूर मिलूंगा। उसके लिए अपन सारी चीज़ों का एक टाइम शेड्यूल बनाएंगे, उस टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपन रोज मिलेंगे। आपकी हर एक क्लास की प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसे कॉन्सेप्ट बनाएंगे जिसके लिए आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। जब आपने मोबाइल को पढ़ाई का साधन बना ही लिया है तो एक बार उसकी सुने, मन लगा के उसको पढ़ने की कोशिश करें, ताकि आपका जो पढ़ाई का रूटीन है, डेली रूटीन है, वो अच्छे से बने और आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा रहे। मैं आज ही मंगल कामनाओं और शुभकामनाओं के साथ में आपके साथ में जुड़ रहा हूँ कि आप जितने भी जो बच्चे हैं जो मुझे देखते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, वो सारे के सारे अपने चाहने वाले एग्जाम में सेलेक्ट हो, चाहे वो BAMS हो, BHMS हो, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, BDS, MBBS, जो भी तुम्हें अच्छा लगे उसमें सेलेक्ट हो। उसके अलावा अपने सब्जेक्ट में पढ़ाए जाने का एक और मोटिव है कि एग्रीकल्चर से जो बच्चे हैं जिन्होंने जेट देना है, जिन्होंने CUET का एग्जाम देना है, उन सब के लिए बेस्ट रिजल्ट
भी उनको मिल सके। और मैं तो ये कहता हूं कि आप सभी सारी चीजों को छोड़ के 12th के साथ में ही एग्जाम दें और 12th के साथ में ही सेलेक्ट हो गए किसी अच्छे से कॉलेज में अपना एडमिशन ले लें, ताकि आप अपने सपनों को पूरा कर सके। क्योंकि जब आप अपने सपने पूरे करोगे ना, तो कहीं ना कहीं हर एक टीचर के मन में पल रहा सपना भी सच होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि टीचर स्टूडेंट के साथ जीता है। जिन चीजों के बारे में सोचता है वो सारी चीजें उसकी क्लास में बैठी भी होती हैं। वो अपने मन में अगर डॉक्टर बनने की सोचे तो उसी की क्लास से स्टूडेंट डॉक्टर बनते हैं। वो अपने मन में अगर IITian या इंजीनियर बनने की सोचे तो उसी के पढ़ाए जाने के बाद में बच्चे IIT, इंजीनियर, IPS, IAS, तो जितने भी जो गवर्नमेंट जॉब है या नॉन गवर्नमेंट जॉब है उन सब में जाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो एक टीचर जो है वो वाकई में एक स्टूडेंट को नहीं पढ़ा रहा, वो वाकई में एक आने वाली जनरेशन को पढ़ा रहा है, वो वाकई में आने वाली एक पीढ़ी को पढ़ा रहा है जो आने वाले वक्त में इतना कुछ करेगी जो उसने उम्मीद भी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, उसने उम्मीद नहीं की होगी और आगे आने वाले समय ने उसके लिए उम्मीद नहीं की होगी। तो मैं सारे रेस्पेक्टेड टीचर के लिए और सारे स्टूडेंट्स जो हैं और सारे अभिभावकों के लिए, आप सभी का मेरे से जुड़ने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आप अपने उड़ान परिवार के साथ में जुड़िए ताकि मैं आपके अपने लाडलों के सपनों को पूरा कर सकूं और आपके अपने जो लाडले हैं वो अपने सपनों को पूरा होते हुए देखें। इसी के साथ में आज मैं एक छोटी सी क्लास ही रखूंगा। कल से हम प्रॉपर वे में क्लासें लेंगे और क्लासों के साथ में हम पढ़ेंगे और रेगुलर कंटिन्यू पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपको कुछ क्लासें बहुत सारी जो कंप्लीट क्लास है वो दी जाएगी, जहां आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और मैं हर एक चीज को दूसरी चीज से रिलेट करके आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप अपने जितने भी जो अच्छे कमेंट हैं, आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, किसी भी टीचर, मैं ये नहीं कहता कि सब्जेक्ट में किसी भी इनफैक्ट सब्जेक्ट में आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करें, मुझे बताएं कि सर इस टॉपिक में हमें प्रॉब्लम है। मैं जहां तक मुझसे पॉसिबल हुआ मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा। और इसी के साथ में एक बार फिर आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक आगे आने वाले समय में हमारे साथ रहने के लिए और आगे आने वाले एग्जामों के अंदर आपको बहुत बेटर रिजल्ट मिले। इसलिए मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपको बहुत ही अच्छा सा रिजल्ट मिले, आपके जो सपने हैं वो पूरे हों। धन्यवाद।